नमस्कार मित्रों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है मोटिवेशन मंत्रा डीसी। दोस्तों, हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान निर्माण में किन किन तत्वों का और किन किन नियमों का समावेश है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि जब हम प्राचीन काल से देखते हैं तो कोई भी एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, एक केंद्रीकृत नियमन या अधिनियम हमें दिखाई नहीं देता है। चाहे वो आर्यों का काल रहा हो, मौर्य वंश रहा हो, नंद वंश रहा हो, या कुषाण वंश रहा हो, या आपका गुप्त वंश हो, गुप्त वंश के आगे आइए मुगल काल हो, या ब्रिटिश शासन व्यवस्था हो। लेकिन ब्रिटिश शासन व्यवस्था के साथ ही केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है और उनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे नियमों का समावेश हमारे भारतीय संविधान में होता है। तो दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज प्रारंभ कर रहा हूँ, गणतंत्र संविधान निर्माण की कहानी। तो आज के इस वीडियो में प्रथम भाग में हम आपको 3 नियमों की चर्चा करेंगे जिनका बाद में हमारे संविधान निर्माण में थोड़ा बहुत योगदान था। फिर दूसरे पार्ट में जब हम आएंगे तो इसी तरह से हम नियमों की व्याख्या करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से नियम थे और पहला नियम कौन था जिसने भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो आइए सुनते हैं। प्रथम बार ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर जिस नियम को लागू किया गया था वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह नियम इसलिए लागू किया गया ताकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने नियंत्रण में रखा जा सके और भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की तरफ यह पहला कदम था। इस नियम के तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए उसे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, 1757 पलाशी युद्ध के बाद से जो परिस्थिति उपजी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आधिपत्य बढ़ता गया, तो उसी को अधिनियमित या कहिए नियमित या कंट्रोल करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। और इसमें पहली व्यवस्था जो की गई वह बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके अधीन, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल को लाया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए 4 सदस्यीय एक कमेटी बना दी गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक तरफ से केंद्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत हुई और इसके तहत जो पहली बार गवर्नर जनरल बने वे थे वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अपने देश में पहली बार आधुनिक रूप से 1774 में हुई, जिसका आधार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इतना ही नहीं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कंपनी के कर्मचारियों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यवसाय और उपहार लेने से मना कर दिया गया ताकि रिश्वतखोरी नहीं बढ़े। दोस्तों, इतना ही नहीं हुआ, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपने राजस्व, सैन्य और नागरिक मामलों की रिपोर्ट देने के लिए बाध्य किया गया और
इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एक व्यवस्था इसके तहत आई वह था कंपनी के कार्यकारी परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया और कंपनी का लाभांश भी 6% तक सीमित कर दिया गया। तो दोस्तों ये तो थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात, लेकिन आगे बढ़ते हैं तो यह नियम बहुत प्रभावी नहीं हुआ। मतलब जिस उद्देश्य से इस रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था वो उतना प्रभाव नहीं दिखा सका जितनी इससे उम्मीद की गई थी। अब इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1774 ईस्वी में ब्रिटिश सांसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पे रखा गया, जिसे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू करने का आधार माना और इसके तहत कंपनी के नागरिक और सैन्य मामलों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और भारत में कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश कब्जे के रूप में नामित किया गया। अर्थात जो कंपनी का जहां जहां कब्जा था उसे अब ब्रिटिश राज्य के अधीन लाया गया। इसके साथ ही दोहरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारिक और राजनैतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। दोस्तों अब 1784 के बाद एक और एक्ट बनता है और वह था 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसके द्वारा क्या काम हुआ? इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि इस एक्ट ने ही कंपनी के शासन को 20 वर्षों तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अर्थात कंपनी को अब 1813 ईस्वी तक शासन करने का अधिकार मिल गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर इसका दूसरा पार्ट जब हम लाएंगे तो उसमें हम लोग और आगे के अधिनियमों में देखेंगे कि कौन कौन सी भूमिका संविधान निर्माण में हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत।